जो ये सन टेम्पल है, इसके बारे में जो भी जानकारी है मैं आपको पूरी विस्तार से बताऊंगा कि सन टेम्पल क्या है। लेकिन जो लोग सन टेम्पल के बारे में नहीं जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, उनके लिए सन टेम्पल एक तरीके बस ये घूमने का प्लेस है। आप यहाँ पे आएंगे, मीनारों को देखेंगे, पत्थरों को देखेंगे और उनको देख करके वापस लौट जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड है, अगर आपको नहीं पता है तो उनके चार्जेस है, आप उनको देख लीजिएगा, बुक कर लीजिएगा, तभी आपको सन टेम्पल पता चलेगा टूरिस्ट आने का कि सन टेम्पल क्या है। नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ एक नई यात्रा के साथ। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आपको एक मंदिर नुमाई चीज़ दिखाई पड़ रही है दोस्तों, तो ये है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। और जो ये मंदिर है ये बहुत ही ख़ास है। क्यों ख़ास है मैं इसके बारे में बताऊँगा, क्या क्या चीज़ें इसकी ख़ास है वो सब मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा भी। और जो इस मंदिर के बारे में कहानी प्रचलित है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, कोई कहता है ये मंदिर टूट गया, कोई कहता है कि मंदिर बना ही अधूरा था, तो कई चीज़ें हैं, उन सब के बारे में भी बताऊंगा। थोड़ा सा घुमाऊंगा, चीज़ों को दिखाऊंगा कि इसको सूर्य देवता के मंदिर क्यों कहते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, और जो कोणार्क है उसका क्या मतलब होता है। जो कोणार्क होता है उसका जो शब्दार्थ होता है, थोड़ा संक्षिप्त अगर करेंगे तो होता है कोण प्लस आर्क। तो जो कोण प्लस आर्क होता है, आर्क का मतलब होता है सूर्य और कोण का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि आज से लगभग, जब ये 13वीं शताब्दी का मंदिर है, सबसे पहले ध्यान रखिए, तो 13वीं शताब्दी मतलब ये 1200 के समथिंग या 1225-15 ऐसे के आसपास ये बना था मंदिर। तो जब ये 13वीं शताब्दी का मंदिर है तो आप समझ सकते हैं कि 13वीं शताब्दी का मंदिर मतलब कितना पुराना रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे है आपका चंद्रभागा बीच है। तो ऐसा हो सकता है कि आज की 13वीं शताब्दी में जो चंद्रभागा बीच है वो इस मंदिर के जस्ट बगल में रहा हो, तो इसलिए इसको कहा गया हो कोणार्क, यानी सूर्य का मंदिर जो किनारे पर है समुद्र के। तो ये मंदिर है, और इसमें सबसे ख़ास बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये मंदिर बना था तो उसके लिए कुछ इसमें जैसे कि जो पुराने मंदिर बनते हैं या जैसे भी कोई चीज़ का भवन का निर्माण होता है, तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि आर्किटेक्चर जो होते हैं, हमारे आर्किटेक्ट होते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। तो उन्होंने क्या डिज़ाइन किया था और उनको क्या लगता था कि क्या चीज़ें, और इस मंदिर को बनवाया किसने, ये सब यहाँ की बहुत सी खास बातें हैं। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं जानेंगे तो आपके लिए जो ये सूर्य मंदिर है ये एक तरीके का बस केवल एक मॉन्यूमेंट रहेगा घूमने की। जैसे लोग लाल किला जाते हैं, सारनाथ मंदिर जाते हैं, सारनाथ मतलब भगवान गौतम बुद्ध का जो उपदेश दिया था उन्होंने वहाँ पे पहला, वहाँ पे लोग जाते हैं, तो उनके लिए बस वही घूमने का स्थल रहता है। पर अगर आप वाकई में कोणार्क टहलना चाहते हैं तो यहाँ की चीज़ों को जानिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खास हैं, तभी आपको कोणार्क के बारे में समझ में आएगा। नहीं तो कोणार्क आपके लिए एक अधूरा सा चीज़ रह जाएगा, बस इतना ही रह जाएगा कि सूर्य मंदिर है। तो चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोणार्क में क्या खास है। जो कोणार्क मैंने मतलब तो आपको बता दिया कि इसका क्या मतलब होता है, और जो चीज़ें जानने वाली हैं उसमें ये है कि इसको गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। और ये आपकी कई शैलियों में मंदिर बनता है, पहले की मतलब द्रविड़ शैली होती थी, इसके अलावा बहुत सी शैलियाँ होती हैं। तो यहाँ पे कलिंगा मतलब था पहले ही, जो उड़ीसा है सो कलिंगा कहते थे, उत्कल कहते थे, कई चीज़ों से ये जाना जाता था। तो वहाँ पे जो शैली होती थी उस शैली के हिसाब से इसको बनाया गया है। दक्षिण भारत में आपके द्रविड़ शैली के मंदिर मिलते हैं, तो यहाँ पे कलिंग शैली के मंदिर आपका है। ये जो मंदिर है आपका कलिंग शैली का मंदिर है। अब उसमें क्या क्या खास बातें हैं वो मैं आपसे चलते हुए घूमते हुए बताता रहूँगा, दिखाता भी रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए एक बार आपको पहले मैं मंदिर का चक्कर लगा के दिखा देता हूँ क्या चीज़ें, और कुछ चीज़ें बता भी देता हूँ कि कहाँ पर क्या है। अब जो ये मंदिर है वो आपका कहा गया कि ये भगवान सूर्य देवता का मंदिर है, और भगवान नरसिंह मतलब जो यहाँ के नरसिंह देव यहाँ के राजा थे उन्होंने बनवाया था। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उस समय जो ये मंदिर था ये पूरा हो चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि राजा की अकाल मृत्यु हो गई, इस वजह से वो मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं करा पाए। और कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर पूरा होने के बाद यहाँ पर बहुत से विदेशी शासकों ने हमला कर दिया, जिस वजह से जो ये मंदिर है ये टूट गया। तो सही क्या बात है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इतिहासकार इसको आज भी रिसर्च करते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइड में ये आता है, और वर्ल्ड की एक हमारा पहला सूर्य देवता का मंदिर है ऐसा जो कि यूनेस्को की साइड में आता है। तो यूनेस्को की साइड में आने के लिए बहुत कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि तभी वो यूनेस्को की साइड में आ सकता है, वैसे कोई यूनेस्को की साइड में नहीं आ सकता है।
तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। और सोचिए कितना बड़ा, कितना भव्य बना हुआ है ये मंदिर। अगर ये मंदिर वाकई में उसमें बन जाता, पूरा कंप्लीट हो जाता और इसमें श्रद्धालु आते दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना होती इसमें, तो बहुत कुछ अलग होता। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए कैसा बना हुआ है। तो जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, यही आपका सूर्य मंदिर है। और इस मंदिर को, इसके आगे ये लोग जाने नहीं दे रहे किसी को। ये पॉइंट देख रहे हैं, इसके आगे ये लोग किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। इसका एक रीज़न ये है क्योंकि धीरे धीरे अब ये जर्जर हो चुका है, खंडहर बनता जा रहा है, धीरे धीरे ये गिर रहा है। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या अगर इसको मेंटेन ना करे तो ये पूरी तरीके से गिर जाए। तो इसलिए इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि है क्या यहाँ पे। मैं आपको कुछ शॉट्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपने दिखाया कुछ घोड़े यहाँ पे बने हुए, दिखाता हूँ मैं घोड़े। तो ये जो मैंने आपको घोड़ा दिखाया, यहाँ पर सूर्य देवता का मंदिर है और ये पूरे रथनुमा में है। इसका बहुत ही साइंटिफिक मतलब भी इसको जब बनाया गया तो उस समय के हिसाब से कि कैसे सूर्य देवता के मंदिर को दिखाया जाए, दर्शाया जाए। और ऐसा इसमें कहा जाता है कि ये ऐसे कोण पे बनाया गया था, इसको बनाने की कोशिश की गई थी जिससे कि जब कभी यहाँ पर आपका सूर्य उदय हो तो उसकी सबसे पहली जो किरण है और सबसे अस्त होने तक जो लास्ट की किरण होगी वो यहाँ पर जो सूर्य की देवता की मूर्ति है वो उसके ऊपर पड़ेगी। तो इस हिसाब से जो ये मंदिर था ये पूरे तरीके से अच्छी तरीके से बनाया गया। लेकिन अब उसमें क्या समस्या हुई, कोई कहता है कि इसमें वास्तु दोष हो गया, कोई कहता है कि इसको आक्रमणकारियों ने इसको गिरा दिया। बहुत से फैक्टर्स हैं, एग्जैक्टली बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हर एक चीज़ का डीके होता है, धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इसके साथ भी यही है, धीरे धीरे चीज़ें समाप्त हो रही हैं और घोड़ों के केवल अवशेष बचे हुए हैं। देखिए, मैं आपको घोड़ों के अवशेष बताता हूँ कि अवशेष बचे हुए हैं। और ख़ास बात क्या है कि इसमें 12 चक्र हैं। ये जो इस पर बैठा हुआ हूँ, ये समझिए उनका पूरा रथ है, इस पर भगवान सूर्य देवता सवार थे। इसमें 12 चक्र हैं। अभी मैं आपको एक चक्र दिखा भी दूंगा, फिर से देखा होगा आपने। पूरे 12 चक्र हैं और 12 चक्रों का मतलब होता था, 12 चक्र जो होते थे वो पूरे साल के 12 महीनों को दिखाते थे। क्योंकि हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 12 महीने होते हैं, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो 12 महीनों को दिखाते थे। और इन चक्र में होती हैं आपकी 8 तीलियाँ। तो जो 8 तीलियाँ होती हैं वो इनके 8 पैर दिखाते हैं। तो जो ये मंदिर है ये आपका पूरब दिशा में है। और जो भगवान सूर्य देवता की मूर्ति थी वो भी आपकी पूरब दिशा में थी, क्योंकि पूरब से ही सूर्य उगता है। तो जो मूर्ति का मुख था वो पूरब में ही था। लेकिन अब मैं दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसका जो ये सिरा है ये आपका है पूरब हो रही है, ये पूरब है। और आपका इसके पीछे पश्चिम है, ये आपका उस साइड उत्तर है और ये साइड दक्षिण है। तो मैं दक्षिण आपको क्यों दिखाना चाहता हूँ, मेरा क्या मुख्य कारण था कि मैं आपको दिशाएं बता रहा हूँ। उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा सरकार का जो आपका एम्बलम लिया गया है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का भी है, बहुत से सरकार का है, हर राज्य की अलग अलग चीज़ें होती हैं।
तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही आपका उड़ीसा सरकार का जो आपका स्टेट एम्बलम है, यही है आपका, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आप उड़ीसा सरकार की साइट खोलेंगे, कोई चीज़ देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगा। तो ये घोड़ा है और घोड़े के साथ मनुष्य है, ये देखिए, ये आपको दिख जाएगा। और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मंदिर की ऊंचाई पर। आपको मैंने ऊंचाई इसलिए दिखाई कि ऐसा मानते हैं कि उस ऊंचाई पर, अब कितना साइंटिफिक प्रूफ है, कितना इसका तथ्य है ये मैं नहीं बता सकता, पर मैंने जो चीज़ पढ़ी है वो ये है कि यहाँ पर इसके ऊपर एक चुंबक था जो डिस्ट्रॉय होने का एक कारण लोग बताते हैं कि इसके पीछे, इसके ऊपर सबसे टॉप पे एक चुंबक था जो एक ऐसा लगाया गया था जो इस मंदिर की सभी शिलाओं को जो था उसको वो केंद्रित करता था, उसको वो नियंत्रण में रखता था। और जब आज से 13वीं शताब्दी के आसपास जब यहाँ पर समुद्र रहा होगा आसपास में, तो चुंबक इतना शक्तिशाली था कि जो भी यहाँ पे जहाज़ गुजरते थे वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, उनका जो यंत्र था उसको वो ख़राब कर देता था। तो उससे समस्या क्या होती थी कि जिसको अपनी दिशा में जाना हो भटक जाता था, क्योंकि प्राचीन काल में तो हमारे पास जो कंपास जिसे कहते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक तो थे ही, तो उस समय कंपास के माध्यम से इसको मैनेज किया जाता था। अब हुआ ऐसा कि जब जितने भी उसमें यात्री रहे होंगे, बहुत से आक्रमणकारी भी थे, जो भी लोग थे, तो उन लोगों को लगा कि यार इस वजह से तो हमको दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर लगी हुई चुंबक को निकाल लिया। ये देखिए, तो इसके ऊपर जो लगा था चुंबक उसको निकाल लिया। अब उस वजह से हुआ ऐसा कि चुंबक को निकालने से जो उसकी शिलाएँ थी, चुंबक तो निकाल ले गए, लेकिन इसकी जो शिलाएँ थी वो सब जो उनकी बैलेंसिंग थी वो हो गई ख़राब। इस वजह से ये धीरे धीरे समय के साथ साथ ये गिरने लगा, ढहने लगा। तो इसीलिए जो मंदिर है ये लगातार ढह रहा है। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको ना प्रोटेक्ट करे, ASI इसको ना प्रोटेक्ट करे, तो फिर इसका बहुत सालों तक चल पाना मुश्किल है। और अभी यहाँ पर रोक भी रहे हैं कि मंदिर से लगातार कुछ पत्थर गिर रहे हैं, इसीलिए मंदिर के आसपास लगभग 10 मीटर में, 5 मीटर में किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने आपको ये इसलिए दिखाया है कि ये मंदिर का जो है प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार के हिसाब से यहाँ पर प्रवेश होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो शेर है वो आपका हाथी के ऊपर आक्रमण कर रहा है, ऐसा लग रहा है देखने में, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये जो शेर है, ये जो शेर बनाए गए हैं, ये हाथी की रक्षा कर रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ कैसे, ये देखिए, ठीक है। इधर जो सूर्यदेव का प्रतिमा थी, वो प्रतिमा पूरी चली। तो जो ये शेर है वो हाथी की रक्षा कर रहे हैं, उस पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, पर इनको आक्रमण मुद्दा में दिखाया गया है कि वो अपनी हाथी की रक्षा करते हुए, और जो हाथी हैं वो मनुष्य की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मनुष्य को दबाया हुआ है, रोके हुआ है। और सबसे खास बात ये है कि जो आपका इसमें हाथी है और मनुष्य है, दोनों की जो प्रतिमाएं हैं वो एक ही पत्थर से बनी हुई, मतलब दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक साथ हैं। तो ये देखिए दोनों जुड़ी हुई हैं।